हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। इस क्रम में हम कवर कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता को एक ही वीडियो में कवर करें तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक पार्ट इसका कवर कर दिया है और दूसरा पार्ट मैं यहाँ कवर करने जा रही हूँ और इसका तीसरा पार्ट भी आएगा, क्योंकि देखते हैं हम आगे कितना समय लेता है ये, उस हिसाब से हम पार्ट बाय पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले कि यदि आप चैनल पे नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो देखते हैं हम 7 प्रमुख स्थल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने उसका कालक्रम, विस्तार और जो भी विद्वानों ने कहा है और जो भी इससे बेसिक जो कॉन्सेप्ट या फैक्ट्स है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है पहले वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि लगभग 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन उतने स्थल को हम याद नहीं कर सकते हैं और ना ही याद करने की ज़रूरत है। तो उसमें जो नगर थे उन्हें 7 मात्र स्थल ऐसे हैं जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई थी। नगर का अर्थ आप समझते ही हैं, शहर की संज्ञा समझिए, मतलब वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी, वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी उच्च कोटि की थी। वहाँ जो नगर बने थे वहाँ बड़े बड़े भवन थे, मतलब बहुत ही उत्कृष्ट अवस्था थी वहाँ की, इसलिए उसे नगरों की संज्ञा दी गई। वहाँ रहने वालों की संख्या भी ज़्यादा थी, काफ़ी संख्या में, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी संख्या में वहाँ लोग निवास करते थे। वहाँ की जल निकास प्रणाली की आज भी बहुत ही विद्वानों द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट व्यवस्था उसकी प्रस्तुत की जाती है। तो देखेंगे हम किन नगरों से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा इतिहास लिखा गया है। तो देखते हैं हम क्या साक्ष्य मिलते हैं और उन साक्ष्यों से क्या हम अनुमान लगाते हैं उस समय की व्यवस्था की, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक या आर्थिक। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई है तो नहीं कि हमें बताएगा कि वहाँ कैसे नगर थे, क्या सामाजिक व्यवस्था थी, या कोई सीरियल ऐसा कुछ है नहीं उस टाइम का, और ना ही ये 4G 5G उस टाइम था कि अभी तक बचा के रखा जा सकता था। हाँ, लेकिन वहाँ जो नगर थे, वहाँ जो दुर्ग थे, वो जब उनका पतन हुआ, वो बिखरे अवस्था में है, उसका उत्खनन हुआ, विद्वानों के द्वारा करवाया गया। तो वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर क्या अनुमान लगाया गया और क्या इतिहास में लिखा गया है और कौन से नगर से क्या साक्ष्य मिले हैं, तो उनको हम देखेंगे। और आखिर में देखेंगे उनकी सामाजिक धार्मिक अवस्था, उनकी राजनीतिक आर्थिक अवस्था। तो शुरू करते हैं हम इन प्रमुख स्थलों को। तो इन स्थलों के क्रम में सबसे पहला स्थल है हड़प्पा स्थल। तो जानते हैं हम हड़प्पा के बारे में। देखिए, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िला, आधुनिक साहिवाल, मतलब कि जो मोंटगोमरी ज़िला है उसे आज के टाइम में हम साहिवाल के नाम से जानते हैं, जैसे इलाहाबाद को हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उसी टाइप से। रावी नदी के बाएं तट पर है। नगर 2 भागों में बटे थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। देखिए, इन नगरों में आप ज़्यादातर देखेंगे कि नगर 2 भागों में बटे थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो कुछ स्थलों में आप देखेंगे कि जो नगर थे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला एक ही रक्षा प्राचीर से, यानी कि रक्षा के लिए दीवार बनाई गई थी पक्की ईंटों की। तो कुछ नगर जो थे वो दोनों जो भाग थे, पर पश्चिमी और पूर्वी, दोनों एक ही प्राचीर से घिरे थे। और कुछ स्थलों पर आप देखेंगे उन नगरों को जो दोनों भाग हैं वो अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। तो ये अंतर, ये बहुत भी बेसिक सा अंतर है और इसको आप रिलेट करके याद रखिएगा। और मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि अगर कुछ भी आपको नया मिले, यानी कि मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में आप कुछ साक्ष्यों को पढ़ रहे हैं कि ये साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, और जब आगे बढ़ते हैं आप मोहनजोदड़ो को पढ़ते हैं तो वहाँ वो साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वो नए हैं, उनको आप याद रखिएगा। यही याद रखने का तरीका है, कुछ रिलेट करके, कुछ अंतर करके और कुछ समान करके। यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कुछ स्थलों में समान रूप से मिली हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी स्थल के पास नए रूप में मिली हैं, यानी कि पहले वाले स्थल में नहीं मिली हैं। यही सब रिलेट करके याद रखा जा सकता है। बाकी याद करने का कोई अलग तरीका नहीं है, रटते रह जाइएगा, आपको कुछ याद नहीं होगा। तो देखिए, रावी में व है और बाएं में ब है, तो इससे आप याद रखिएगा, रावी नदी के बाएं तट पर,
दाएं से कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें व है तो यहाँ ब होगा, ब का बाएं। नगर दो भागों में बटे थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को दुर्ग या गढ़ी टीला भी कहा जाता था। दुर्ग या गढ़ी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये पूर्वी टीला के अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर था। पश्चिमी टीला में पुरोहित एवं प्रशासन वर्ग रहता था। यह पूर्वी की अपेक्षा ऊंचा था। यहाँ बताया जा रहा है कि यह पूर्वी की अपेक्षा ऊंचा था, इसलिए इसे गढ़ी या दुर्ग टीला कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की चार दीवारी अंदर से कच्ची ईंटों से और बाहर से पक्की ईंटों से बनी थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की दीवार थी वो अंदर से तो कच्ची ईंटों से बनी थी और बाहर से पक्की ईंटों से बनी थी। पश्चिमी टीले को एबी टीला एवं उसके उत्तर में 6 फुट ऊंचे जो टीले थे उसे एस्टीला नाम दिया गया था। यह नाम मार्टिन व्हीलर ने दिया था। मार्टिन व्हीलर एक विद्वान है। एफ टीले में 6-6 की पंक्तियों में 2 अन्नागार मिले हैं, यानी कि 6-6 की पंक्तियां, यानी कि 12, 6 पंक्तियां इधर और 6 पंक्तियां इधर, 12 अन्नागार मिले हैं। 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। देखिए गोल चबूतरा मिला है और इन चबूतरों में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहला नगर हम देख रहे हैं हड़प्पा, जहां से गेहूं और जौ का साक्ष्य मिल रहा है, अन्न। पश्चिमी टीले के दक्षिण में लकड़ी के कब्र मिले हैं जिसे R37 कहते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि R37 का संबंध किससे है, तो कई स्टेटमेंट बनाए जाते हैं कि R37 का संबंध कब्र से है, लकड़ी के कब्र से है, पत्थर के कब्र से है। तो लकड़ी के कब्र से है। इसके पहले हमने देखा था महापाषाण काल में जो कब्र बनाए जाते थे, बड़े बड़े पत्थरों से घेर कर वो कब्र बनाए जाते थे, पत्थरों के कब्र। तो यहाँ हम देख रहे हैं लकड़ी के कब्र मिल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। तो ये याद रखिएगा आप कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। खुदाई करता थे दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। देखिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो यहाँ नगर मिला वो हड़प्पा ही था, हड़प्पा स्थल ही था। वैसे इन सब चीज़ों को, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, उनको हमने पहले पार्ट में कंप्लीट कर दिया, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस पार्ट को देखने से पहले आप पहले पार्ट को देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है और उनका नाम कौन कौन से नाम है, क्यों नाम पड़ा और बाकी सब सभ्यता से कैसे ये भिन्न है या उनके समान है। सोथी संस्कृति का विकसित रूप कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को, आखिर क्यों कहा जाता है, तो ये सब जवाब आपको पहले पार्ट देखने पे मिल जाएगा, इसलिए पहले पार्ट को आप जरूर देखें। सहायक के रूप में माधव स्वरूप वत्स थे, यानी कि खुदाई करता जब दयाराम साहनी थे तो उनके जो सहायक के रूप में थे माधव स्वरूप वत्स थे। एच कब्रगाह संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा के पतन के बाद मिले, यानी कि जब हड़प्पा का पतन हो गया तब ये संस्कृति मिली है। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी टीले से तांबे की इक्का गाड़ी एवं सर्वाधिक अभिलेखी मुहरे प्राप्त हुए हैं। देखिए इसके पहले जब हमने पढ़ाया था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि किन स्रोतों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का पता चलता है, उसमें हमने साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उसमें एक एक इमेज सहित मैंने बहुत ही डिटेल में उनको एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये है तांबे की इक्का गाड़ी। देखिए इसमें 2 बैल हैं, ये पीछे कुछ वस्तुएं रखने की जगह है, ये पहिया है इसकी। स्टुअर्ट पिगट एक विद्वान है जो कहते हैं इसे औद्योगिक नगर की संज्ञा देते हैं। इस नगर को, औद्योगिक का अर्थ है व्यापार, यहाँ से व्यापार होता था, इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है इन्होंने। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी, उत्पाद, देखिए टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है, उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। एक बहुत से बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा था। जिस टीले पर दुर्ग बना था उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक, चक्र, सीपी का पैमाना, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी की संज्ञा हम देते हैं, शंख का बना बैल प्राप्त हुए। यानी कि जो स्वास्तिक आप आज देखते हैं लक्ष्मी का प्रतीक के रूप में, ये स्वास्तिक हमें हड़प्पा सभ्यता के
हड़प्पा स्थल से मिले हैं। अब देखते हैं हम मोहनजोदड़ो को। देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला में सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। देखिए इसके पहले रावी नदी के बाएं तट पर हमने बताया था कि रावी में व है, उससे रिलेट करके याद रखिएगा, ब से बाएं। और देखिए मोहनजोदड़ो में द है, तो यहाँ आप दाएं याद रखिएगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर। देखिए ऐसे ही छोटी छोटी टेक्निक है जिससे आप याद रख सकते हैं, वरना ऐसे तो रटते रह जाएंगे, कुछ याद नहीं होगा। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और सिंध प्रांत यानी कि सिंध राज्य से आप याद रखिएगा सिंधु नदी, और सिंधु नदी चूंकि मोहनजोदड़ो में द है तो सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग और स्तूप टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो इन नामों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, कई नामों से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। ये मोहनजोदड़ो की एक इमेज है। देखिए ये दुर्ग है, कितने ऊंचे हैं, बाकी ये सब नीचे अवस्थित हैं। और ये स्नानागार है, देखिए इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये पानी का जगह है जिसमें लोग स्नान करते थे ये सीढ़ियों से उतर के। इसका उत्खनन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। देखिए इसके पहले हमने 1921 में देखा था, उसके ठीक एक साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज की गई। जॉन मार्शल के अनुसार यह 7 बार बाढ़ में डूबा हुआ था। जॉन मार्शल कहते हैं कि ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है ये 7 बार बाढ़ में डूब चुका था। एक अमेरिकन इतिहासकार है आर.यू. कनेडी के अनुसार यहाँ का पतन भीषण मलेरिया के कारण हुआ। देखिए यहाँ दो लोग अपना स्टेटमेंट देते हैं, पहली बार कि जॉन मार्शल कहते हैं ये 7 बार बाढ़ में डूबा था, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि इसका पतन हो गया डूबने से। लेकिन अमेरिकन एक विद्वान है आर.यू. कनेडी, वो कहते हैं कि यहाँ का पतन भीषण मलेरिया के कारण हुआ। यह सर्वाधिक जनसंख्या 35,000 से 40,000 वाला नगर था, और यहाँ के जो लोग थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा टीला की राजधानी कहा। इसके पहले भी ऐसा एक स्टेटमेंट हमने हड़प्पा के बारे में देखा था। अब देखते हैं कि ये जो टीले होते थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, आखिर किस आधार पर कहा जाता था कि वहाँ शासक वर्ग निवास करता था और यहाँ व्यापारी वर्ग निवास करता था, यानी कि श्रमिक वर्ग निवास करता था। तो देखते हैं कि इस पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले में हमें मिला क्या है। तो भवन के साक्ष्य, भवनों से अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ बड़े बड़े भवन जो मिले उस पर शासक वर्ग निवास करते थे। पुरोहित आवास के साक्ष्य, महाविद्यालय के साक्ष्य, हर घर में कुआं, स्नानागार, 3-4 कमरे, 2-3 महिला घर के साक्ष्य मिले हैं। नाली द्वारा पानी सड़क पर जाने का साक्ष्य, यानी कि जो यहाँ की नालियाँ थी वो मुख्य सड़क की नालियों से जुड़ी थी। जो घर का पानी था वो सीधे मुख्य सड़कों की नालियों में जाके गिरता था। अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। बृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। बृहद स्नानागार को जॉन मार्शल ने समकालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। अब देखिए यहाँ अन्नागार भी मिला है और यहाँ स्नानागार भी मिला है, लेकिन हड़प्पा में हमने अन्नागार तो देखा था लेकिन स्नानागार नहीं देखा था, बिग बाथरूम नहीं देखा था वहाँ पे। तो यहाँ अन्नागार और स्नानागार दोनों मिल रहे हैं मोहनजोदड़ो से। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो हड़प्पा है वहाँ से सिर्फ एक चीज़ें मिल रही हैं, क्या, तो अन्नागार, और गेहूँ और जौ के साक्ष्य वहाँ से मिल रहे हैं। लेकिन जो सेकंड नंबर है मोहनजोदड़ो, तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे हड़प्पा है तो वहाँ एक ही चीज़ मिल रही है, सिर्फ अन्नागार, और सेकंड नंबर पे मोहनजोदड़ो है तो वहाँ 2 चीज़ें मिल रही है। तो सेकंड नंबर पे मोहनजोदड़ो तो वहाँ 2 चीज़ें मिल रही हैं, अन्नागार और स्नानागार। और बृहद स्नानागार को जॉन मार्शल ने समकालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। सबसे बड़ी इमारती संरचना अन्नागार है। देखिए यहाँ स्नानागार और अन्नागार दोनों मिले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी इमारती संरचना है, यानी कि कहा जाए तो सबसे बड़ी जो भवन है वो इमारती संरचना यानी कि जो पक्की ईंटों से बनी है वो सबसे बड़ी अन्नागार ही है। तो भवन तो बहुत बड़े बड़े मिले हैं, लेकिन अगर इमारती संरचना सबसे बड़े की बात की जाए तो भवन नहीं होगा, वहाँ अन्नागार होगा। और देखिए यहाँ स्नानागार भी बड़े बड़े मिले हैं, तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि स्नानागार बड़ा है कि अन्नागार बड़ा है। सामान्य रूप से याद रखिए कि यहाँ के अन्नागार बहुत बड़े हैं। फिर पूर्वी टीले में देखते हैं क्या क्या मिली है। सबसे पहला 10 इंच की कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। देखिए ये है नर्तकी की मूर्ति, ये 10 इंच की है। और देखिए ये कांसे की है, जो तांबा और टीन मिलाकर बनाया जाता था कांसा। और देखिए ये एक हाथ इसका इस मूर्ति की कमर पे है और एक हाथ यहाँ घुटने तक है, तो त्रिभंग मुद्रा इसे ही कहते हैं।
तो ये मिली है नर्तकी की मूर्ति। और देखिए ये मूर्ति प्रोटो आर्टिस्ट प्रजाति की है। फिर देखते हैं पूर्वी टीले के अंदर 1200 मुहरें प्राप्त हुए हैं जो वर्गाकार सेलखड़ी की बनी है। तो जो मुहरें जो यहाँ से प्राप्त हुई हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वर्गाकार है। सूती के कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, इससे कपास के साक्ष्य स्पष्ट होते हैं। यानी कि यहाँ सूती के कपड़े का साक्ष्य मिला है जिससे स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो में कपास की खेती की जाती थी। 10 मीटर लंबी एवं 10 मीटर चौड़ी सड़कों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसे राजपथ कहा गया। यानी कि जो सड़क है वो लंबाई और चौड़ाई में दोनों में बराबर है, यानी कि 10-10 मीटर। सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य मिला है, जो सड़कें होती थी वो पक्की होती थी। अब देखिए लोथल है जो भारत में है। भारत के गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर खंभात की खाड़ी में लोथल अवस्थित है। देखिए ये है भारत और यहाँ जो गुजरात है, ये गुजरात, यहाँ भोगवा नदी यहाँ खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये है खंभात की खाड़ी और ये है कच्छ की खाड़ी। तो ये खंभात की खाड़ी में ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है लोथल। इस स्थल की खोज यहाँ SR राव होगा, SR राव ने 1955, यहाँ 54 नहीं होगा 55, 1955 ईस्वी में की थी। लोथल को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। अब देखिए लोथल को हम ये कैसे याद रखेंगे कि लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये दोनों स्थल ठीक इसके पहले मिले हैं। और देखिए जैसे हमने सीक्वेंस में इसको लगाया है, पहले हड़प्पा उसके बाद मोहनजोदड़ो तब लोथल, ऐसे ही सीक्वेंस में आप भी याद करिएगा और ऐसे ही नोट्स भी बनाइएगा, तभी आपको याद रहेगा। लोथल में 20 समाधियां पाई गई हैं जिसमें 3 युग्मित समाधियां हैं। देखिए 3 युग्मित समाधियां का मतलब है कि यहाँ पति और पत्नी को एक साथ अपनाने के साक्ष्य मिले हैं। लोथल को मुर्दों का नगर भी कहते हैं। इसके पहले हमने देखा था मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला, स्तूप टीला, ऐसे कई नाम दिए गए थे। लोथल और सुरकोटड़ा में पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। अब देखिए कहने का मतलब है कि जो लोथल में 2 टीले हैं, एक पश्चिम की ओर और एक पूर्व की ओर, तो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरने का मतलब है कि इनकी जो रक्षा के लिए दीवार बनाई गई थी वो एक ही दीवार के अंदर ये दोनों टीले आते थे। लेकिन कुछ और भी आप स्थल देखेंगे जहाँ ये 2 टीले जो हैं पश्चिमी और पूर्वी, ये दोनों अलग अलग रक्षा दीवार से घिरे हैं। यानी कि पूर्वी टीलों वालों ने अलग से अपना दीवार बनाया है रक्षा के लिए और पश्चिम वालों ने अलग से अपना दीवार बनवाया है रक्षा के लिए। लेकिन जो लोथल है वो एक ही रक्षा प्राचीर के अंदर दोनों टीले आते थे इसमें। अब देखिए लोथल का जो पूर्वी टीला था वहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं। देखिए इसमें सब कुछ नया एकदम है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कंफ्यूज नहीं होना है। रंगाई कुंड के साक्ष्य, देखिए ऐसा साक्ष्य हमें वहाँ नहीं मिला था। यहाँ सामान्य सी बात है, कपड़े की रंगाई होती थी। गेहूँ पिसाने के चक्की के साक्ष्य, मनके बनाने के साक्ष्य। अब यहाँ से ये प्रतीत होता है कि गेहूँ भी उगाए जाते थे लोथल में। मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। वृत्ताकार और वर्गाकार अग्निकुंड के साक्ष्य, देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला था अग्निकुंड जैसा। धान और चावल के साक्ष्य, बाजरे के साक्ष्य, देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हमें सिर्फ जौ और गेहूँ देखने को मिला था, यहाँ धान और बाजरे के साक्ष्य भी मिल रहे हैं लोथल से। मम्मी के मॉडल, गोरीला और बारहसिंगा के साक्ष्य, ये जानवर हैं गोरीला और बारहसिंगा, यहाँ से इनका भी साक्ष्य मिला है। 2 राक्षसों के मुंह वाले मोहर मिले हैं, यानी कि जो मुहर मिला है उस पर एक राक्षस का चित्र अंकित है, उस राक्षस के 2 मुंह हैं। गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य, यानी कि लोथल एक बंदरगाही नगर था। फिर आता है चन्नूदड़ो, देखिए ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में हमने एक और देखा था मोहनजोदड़ो, तो ये भी सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर है। अब देखिए उसको तो हमने देखा था सिंधु नदी के दाएं तट पर, लेकिन इसमें तट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में MG मजूमदार द्वारा की गई और 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। देखिए 4 साल का अंतर है, 31 में खोज हो रही है मजूमदार द्वारा और 35 में इसका उत्खनन करवाया जा रहा है अर्नेस्ट मैके द्वारा। चन्नूदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली। अब देखिए यहाँ एकमात्र, यानी कि ऐसा कोई भी स्थल नहीं है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है, तो एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। यहाँ किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, यहाँ से किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, पश्चिमी दुर्ग या पूर्वी दुर्ग जैसा। यहाँ से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति
झूकर झांगर के अवशेष मिले, यानी कि हड़प्पा काल से पूर्व जो एक संस्कृति यहाँ प्रसिद्ध थी, यानी कि प्रचलित थी, झूकर झांगर, उसके अवशेष यहाँ मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ औद्योगिक केंद्र था, जहाँ मणिकारी मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है। अर्नेस्ट मैके ने ही यहाँ उत्खनन करवाया था 1935 ईस्वी में, तो यहाँ से उन्होंने भट्टी की खोज की है। यहाँ के दोनों टीले दुर्गीकृत नहीं है, यहाँ मतलब पश्चिमी टीला है, पूर्वी टीला दोनों है, लेकिन ये दुर्गीकृत नहीं है। पूर्वी टीले से मनके का कारखाना, सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक, इत्र का साक्ष्य मिला है। देखिए फिर यहाँ भी ये एकदम अनुमान लगाया जा सकता है, प्रमाणित भी हो सकता है कि पूर्वी टीले से ये सब मिलने का मतलब है कि यहाँ भी पूर्वी टीले में व्यापारिक वर्ग ही निवास करता था, श्रमिक वर्ग ही निवास करता था। वक्राकार ईंटे पर पंजों के निशान का साक्ष्य मिला है। जो वक्राकार यहाँ से ईंटें मिले हैं वहाँ पे पंजों का निशान है, कुत्ते और बिल्ली का, यानी कि बिल्ली भाग रही है और कुत्ता उसका पीछा कर रहा है, इस टाइप का एक निशान मिला है। फिर देखते हैं कालीबंगा। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। फिर यहाँ दाएं बाएं की बात हो रही है, तो बंगा से याद रखिएगा बाएं, बंगा बाएं, यानी कि कालीबंगा जो है बाएं तट पर है घग्गर नदी के, तो बंगा और बाएं। इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। सामान्य सी बात है, काली का मतलब काली से आप काला, काला इसका मतलब हो सकता है, आप याद रख सकते हैं। और बंगा, बंगा का मतलब चूड़ियाँ, तो काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ है इसके नाम का। 1951 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई। अब देखेंगे कि हर स्थल में खोज किसी और के द्वारा हो रहा है और खुदाई किसी और के द्वारा हो रहा है, तो ये नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसे याद रखना जरूरी है। देखिए 51 में खोज हो रहा है, नेतृत्व में उत्खनन भी हो रहा है, लेकिन 61 यानी कि 10 साल बाद इसकी व्यापक खुदाई की जा रही है, यानी कि विस्तृत खुदाई की जा रही है। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा साक्ष्य भी हमें कहीं देखने को नहीं मिला है, तो नया एक साक्ष्य मिल रहा है, जूता हुआ खेत। यहाँ के जो भवन हैं उनका निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ है। यहाँ से अलंकृत ईंटे के साक्ष्य मिले हैं। देखिए हमें इसके पहले जो हमने देखा था राजस्थान में, उसमें जो राजस्थान में तो अब देख रहे हैं कालीबंगा को, इसके पहले शायद हमने लोथल देखा था, वहाँ हमने देखा था कि वक्राकार ईंटें मिल रहे थे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिल रहे हैं। लोथल से नहीं, शायद चन्हुदड़ों से मिला था हमें, चन्हुदड़ों से ही मिला था हमें वक्राकार। यहाँ वक्राकार ईंटें मिली थी, लेकिन यहाँ जो कालीबंगा है, यहाँ से हमें जो ईंटें मिल रहे हैं ये अलंकृत ईंटें मिल रहे हैं, यानी कि ईंटों पर डिजाइन बनाई गई है, अलंकरण किया गया है। कालीबंगा में अंत्येष्टि संस्कार के 3 विधियां प्रचलित हैं। पूर्ण समाधिकरण, जिसमें पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण का मतलब हुआ कि उनको कुछ किसी बक्से में रखकर और कुछ ऊंचाई पर रख दिया जाता था, जिसे चील कौवे उन्हें खाते थे। और दाह संस्कार, जिसे आग लगाकर दाह संस्कार किया जाता, आज भी प्रचलित है। यहाँ काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, सामान्य सी बात है, इसका अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ, तो काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य तो मिलेंगे ही। इन नगर में पूर्वी टीले रक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ जो पूर्वी टीले थे उनका रक्षा प्राचीर बनाया गया था। इस टीले में खेतों के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। इसके पहले भी हमें अग्निकुंड मिले थे, वर्गाकार और आयताकार, लेकिन यहाँ देखिए स्ट्रक्चर नहीं बताया जा रहा है कि ये अग्निकुंड किस स्ट्रक्चर में बनाए गए हैं, त्रिभुजाकार है, आयताकार है या वर्गाकार है, किस आकार में है, लेकिन यहाँ संख्या बताई जा रही है, 7 अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ एक बच्चे की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें 6 छिद्र हैं। इससे शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए इसके पहले ऐसा हमने कहीं नहीं, किसी स्थल में नहीं पढ़ा था कि किसी बच्चे का खोपड़ी मिला और उसमें 6 छिद्र हो, तो इससे शल्य चिकित्सा का अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ उस टाइम में यहाँ शल्य चिकित्सा भी प्रचलित थी,
यहाँ के खेतों में चना और सरसों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल नया। चना और सरसों इसके पहले हमने किसी स्थल में नहीं देखा था। यहाँ से अलंकृत ईंटें पाई गई हैं। यहाँ ऊँट के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। अब ऊँट को आप कैसे याद रखेंगे, तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ ऊँट पाए ही जाते हैं, और ये भी कालीबंगा भी राजस्थान में ही है, घग्गर नदी के बाएं तट पर। तो इससे आप याद रखिएगा, यहाँ ऊँट के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के साक्ष्य। कच्ची ईंटों का प्रयोग हम लकड़ी के नालियों के साक्ष्य मिले। देखिए अभी तक नालियाँ तो हमें मिली थी, लेकिन वो किस प्रकार की नालियाँ थी ये नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ जो नालियाँ हैं लकड़ी की हैं। इसका पतन भूकंप की घटनाओं से हुआ है। विद्वान कहते हैं कि कालीबंगा का जो पतन हुआ है वो भूकंप ये घटनाओं से हुआ है। कालीबंगा में दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ स्थलों पर जो टीले होते थे एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे, लेकिन कालीबंगा में जो पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले थे वो दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। सिलबट्टा जो मसाले पीसने के काम आता है। सूती के कपड़े की छाप, यहाँ भी सूती के कपड़े के छाप मिले हैं। माणिक्य एक प्रकार का पत्थर है, रत्न है, एवं मिट्टी के मन के बेलनाकार मुहरे। देखिए इसके पहले भी हमें मुहरे मिले थी सेल खड़ी के। और मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियां आदि प्राप्त हुए। इसके पहले हमें मोहरे मिली थी सेल खड़ी के, जो मोहनजोदड़ो से हमने पूर्वी टीले में पाया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो मोहरे मिली हैं बेलनाकार हैं, और यहाँ से जो खिलौने प्राप्त हुए हैं मिट्टी के हैं। अब हम देखते हैं धौलावीरा को, ये भी गुजरात में है। ये गुजरात के भचाऊ जिले में खातिर पीठ के ऊपरी भाग में स्थित है। यह कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। मैंने बताया था ये है भारत, और देखिए ये गुजरात वाला जो पार्ट है, तो यहाँ जो है खंबात की खाड़ी है और यहाँ है कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में भचाऊ जिला यहाँ है, यहीं पे ये अवस्थित है धौलावीरा। तो जगपति जोशी ने 1967-68 ईस्वी में इसकी खोज की थी। 1990 में इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ। देखिए खोज हुई थी 1967-68 में जगपति जोशी द्वारा, लेकिन उत्खनन बहुत साल बाद हुआ, यानी कि 1990 में। यहाँ पश्चिमी एवं पूर्वी टीले के बीच मध्यम टीला भी पाया गया। तो अभी तक हम देख रहे थे दो टीलों को, पश्चिमी टीला पूर्वी टीला, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये पश्चिमी टीला है और ये पूर्वी टीला है। इसके बीच भी एक टीला अवस्थित है, मध्यम टीला। यह 3 भागों में विभक्त है। यह आयताकार है। पश्चिमी और मध्यमा के बीच खेल के स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ये जो 2 टीले हैं इसके बीच जो टीला मिला है उसमें खेल के स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। 10 अक्षरों का नेम प्लेट धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा के तट पर 30% भूभाग पर 16 बड़े तालाब, 2 नहरें या नालियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ जल प्रबंधन की अच्छी कोटि की व्यवस्था थी। देखिए इसके पहले हमने और भी स्थल देखे थे, लेकिन वहाँ तालाब और नहरें जैसा कुछ नहीं मिला था। तो यहाँ धौलावीरा जो था सबसे पहले आयताकार स्थल है, ये आयताकार रूप में है, और इसके 30% भाग पर 16 बड़े तालाब, 16 तालाब और नहरें नालियाँ मिली हैं। तो नहरें तालाब को हमने कहीं नहीं देखा था किसी भी स्थल में, तो ये एक बिल्कुल नया साक्ष्य है इस हड़प्पा स्थल में। तो धौलावीरा से याद रखिएगा, तालाब जो 16 हैं और नहरें मिली हैं, और ये 30%, पूरे धौलावीरा के 30% भाग पर यही तालाब और नहरें अवस्थित हैं। अब देखते हैं बनवाली, आखिरी स्थल है नगरों के संज्ञा में। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक पुरास्थल की खोज 1973 ईस्वी में RS बिष्ट ने की थी। देखिए 1 से 7 तक हमने नगरों को जो इसमें बताया है वो बिल्कुल ही आप ईस्वी के अनुसार भी देखेंगे तो एकदम सीक्वेंस में है। पहले 1921 से शुरू होता है, यहाँ 1973 तक इनकी खोज होती थी, खोज हो रही है। RS बिष्ट द्वारा 1973 में बनवाली की खोज हो रही है। तो 7 नगरों में मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी नगर बताया, आप इसका नोट्स भी इसी तरह से बनाइएगा। देखिए इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की जल निकासी प्रणाली का अभाव था। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। बनवाली से अधिक मात्रा में जौ मिला है। देखिए हड़प्पा में सबसे पहले हमने देखा था गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे, उसके बाद से कहीं जौ देखने को नहीं मिला। उसके बाद सीधे 7वें नंबर का जो स्थल है बनवाली, वहाँ से हमें जौ का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, वो भी अधिक मात्रा में, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में हमें जौ मिले हैं उससे भी अधिक मात्रा में हमें बनवाली में मिल रहा है। और देखिए यहाँ हड़प्पा पूर्व का मतलब है हड़प्पा सभ्यता शुरू होने से पहले, और हड़प्पा कालीन का मतलब है जब हड़प्पा सभ्यता चल रहा था उस टाइम। दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं।
बनवाली से। यहाँ मिट्टी के हल की आकृति के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह हमने देखा 7 नगरों को। कुछ अन्य स्थल भी है जिसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा अगर इसको हम कंप्लीट करेंगे तो। और जो सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जो भी व्यवस्था हैं उन्हें और कुछ अन्य स्थलों को हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक के अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।